हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश सर और आज मैं लेके आया हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो। इसमें एक स्टूडेंट ने हमारे डाउट पूछा था कि सर PCl5 एग्जिस्ट होता है बट PH5 क्यों एग्जिस्ट नहीं होता। तो आज की हमारी टॉपिक यही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। PCl5 का अगर जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, PCl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। अब कुछ लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आता होगा। अगर ऐसा है, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, देन देयर इज अ वीडियो विच कैन रियली हेल्प यू, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसे आप देख लीजिए और फिर आप PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है, ओके। और वो भी कौन सी? dz²। कौन सी? dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है बॉन्डिंग में। और हम सब जानते हैं बॉन्डिंग में या फिर हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है जिसका एनर्जी कंपेरेबल होता है। जिसका एनर्जी क्या होता है? कंपेरेबल। मान लीजिए ns ऑर्बिटल है, np ऑर्बिटल है और nd ऑर्बिटल है। तो अगर आप देखें तो ns और nd के बीच का एनर्जी गैप काफी ज्यादा है। जैसे जैसे आप राइट जाएंगे एनर्जी गैप बढ़ते जाएगा, एनर्जी गैप बढ़ते जाएगा। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की थियरी पढ़ी हो तो आपको पता है कि ये थियरी कहती है कि ओनली दोज ऑर्बिटल of central atom take part in hybridization which are having comparable energies। comparable energy मतलब उनके बीच में एनर्जी गैप काफी कम होना चाहिए, लेकिन हमें पता है NS NP के बीच में तो कम होता है, लेकिन NS ND और NP ND के बीच एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है। तब तो फिर d ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेना चाहिए था। फिर यहाँ पे कैसे d ऑर्बिटल ने पार्ट ले लिया? तो जरा सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। जब भी किसी कंपाउंड में जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, देन सराउंडिंग एटम pulls the electron of central atom। तो जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो खींच लेता है, जिसकी वजह से Z* मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। किसका? सेंट्रल एटम का। और जिसकी वजह से d ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए ये PCl है, यहाँ पे भी Cl, ये Cl, ऐसे Cl और ऐसे भी Cl, ये सारे Cl हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेंगे। ये तो खैर मैं मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूँ, ऐसे भी आप ले सकते हैं। अगर ये फास्फोरस का एटम है और इसे क्लोरीन एटम अप्रोच कर रहा है तो ये क्या करेगा? ये बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको ये खींचेगा अपनी तरफ। और खींचने का कारण क्या है? कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कैसे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से फास्फोरस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है? ओए सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओए बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसे भी मैं इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये देखिए, जैसे जैसे आप राइट जाएंगे क्या बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z* इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे इंक्रीज का साइन लगा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये ऐसे बढ़ेगा और यहाँ पे क्या है? NS NP और ये ND। जैसे ये देखिए, ये NS हो गया, ये ND हो गया। ओ ये क्या लिख दिया मैंने? NS हो गया, ये NP हो गया और ये ND हो गया। और ये क्या है? इनकी एनर्जी। तो देख रहे हो कैसे ND की एनर्जी ज्यादा है, पर जैसे ही आप राइट वर्ड जा रहे हो Z इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इनकी जो पहले कंडीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी थी, बट जैसे जैसे
जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता है एनर्जी कम होती जाती है। एनर्जी क्या होती है? कम। ये ऐसे आता है और ये कुछ ऐसे आता है। ओके, और अगर यहाँ पे देखो तो ये सबकी एनर्जी क्या हो गई? ऑलमोस्ट सेम। ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई? ऑलमोस्ट सेम। और तब डी ऑर्बिटल इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। जिन्हें नहीं समझा उन्हें और इजीली तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए फॉस्फोरस का न्यूक्लियस है। ये फॉस्फोरस का क्या है? न्यूक्लियस। ये NS, ये NP और ये ND। मान लीजिए यहाँ तक की एनर्जी वाले हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं, यहाँ तक। ओके, तो होता क्या है, जैसे ही क्लोरीन आता है, क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट करता है। ओके, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ये खींचना स्टार्ट करेगा, होगा क्या? इधर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये क्या सोचेगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस भी अपना तगड़ा फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस भी अपना क्या करेगा? तगड़ा फोर्स। उसके रिटर्न में आप सबने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो इसको शील्डिंग ऑफर कर रहे थे, ओके, वो अब कम हो गई। मतलब मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब भी बाहर के एटम जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो न्यूक्लियस की खींचने की ताकत को बढ़ा देते हैं। और ये जो डी ऑर्बिटल बहुत बाहर की तरफ थी, अब वो यहाँ पे आ गई है। तो देख रहे हो, मैंने तो मार्जिन बना ही था ना कि इन लोग अब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया NS, ये हो गया NP और ये हो गया ND। तो इस तरह से साथियों डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर पाती है और PCl5 बन पाता है। बट अगर वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो क्या होता है? तो यही होता है, ये NS, ये NP और ये ND गैप काफी ज्यादा हो जाता है। किसका? ND का। ND का मतलब जो डी ऑर्बिटल है उसका एनर्जी काफी ज्यादा होता है और वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले पाती। एग्जाम्पल कौन है इसमें? PH5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। आप ऐसे कह सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस एंड हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो हाइड्रोजन में इतनी ताकत ही नहीं है रे मेरे भाई, हाइड्रोजन में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फास्फोरस के बढ़ा पाए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा, और इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है तो फास्फोरस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ा नहीं पा रहा है, और जिसकी वजह से फास्फोरस ये ND ऑर्बिटल को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है। आया समझ में? और जो ND ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है। सर आप ये बार बार ND क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो डिपेंड करता है रे कि जो एलिमेंट है सेंट्रल एटम वो थर्ड शेल का है कि फोर्थ शेल का है कि फिफ्थ शेल का है। अगर थर्ड शेल का होगा तो ND हो जाएगा 3D, फोर्थ शेल का होगा तो ND हो जाएगा 4D, और फिफ्थ शेल का होगा तो ये हो जाएगा 5D। सर अब मेरे को समझ में आ गया सर, एकदम अच्छे से सर। लेकिन एक और डाउट है सर, 2D क्यों नहीं? अरे बेटा 2D तो होता ही नहीं, आपको फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसीलिए PCl5 तो एग्जिस्ट होता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं होता। आया समझ में? यही बात है। ये सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हो SF6 के केस में। SF6 एग्जिस्ट होता है बट SH6 एग्जिस्ट नहीं होता। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको काफी डिटेल में बताएंगे। तो ये था क्लियरेंस ऑफ डाउट। आया समझ में? तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, साथ ही साथ माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।